हर दिन हमारे सामने फैसले आते हैं, छोटे बड़े, उलझे हुए या कभी-कभी जिंदगी बदल देने वाले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम वो फैसले कैसे लेते हैं? क्या हम सच में सोचते हैं या बस महसूस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? एल्बर्ट रुदरफोर्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो सोचते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बस अपने बिलीव्स को जस्टिफाई करते हैं। हमारी सोच अक्सर बायस से भरी होती है, भावनाओं से घिरी होती है और शॉर्टकट से भटक जाती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से, लॉजिक के साथ, साफ दिमाग से सोचना, ये हमें सिर्फ बेहतर निर्णय ही नहीं देता, ये हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इस वीडियो में हम उतरेंगे उस सोच की दुनिया में जहां हर थॉट को चैलेंज किया जाता है, जहां अजम्पशंस को पकड़ा जाता है और रीजनिंग की बारीकियां समझी जाती है। क्योंकि अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो मसल से नहीं, माइंडसेट से बनिए। आप देख रहे हैं स्टोरी मैग्नीफाइड और ये है द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की एक ऐसी समरी जो आपकी सोच को रिवायर कर सकती है। पार्ट 1, सोचना और सोचने की कला में फर्क होता है। एक बार एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से पूछता है, सर मैं हर दिन बहुत सोचता हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ? प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, नहीं बेटा, सोचना तो सभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस अपने विचारों में घूमते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब है सोचना, लेकिन एक स्ट्रक्चर के साथ, एक लॉजिक के साथ। क्रिटिकल थिंकिंग यानी ऐसी सोच जो बिना बायस के हो, बिना अजम्पशंस के हो और जिसमें हर कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले सवाल पूछे जाएं। क्या ये सच है? इसका आधार क्या है? क्या इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एल्बर्ट रदरफोर्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीखी जा सकती है। सोचिए, अगर आपको कोई कहे इस प्रोडक्ट से आपकी स्किन 7 दिन में ग्लो करने लगेगी, तो आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंट सकता है। पहला हिस्सा कहेगा, वाह मुझे लेना है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग वाला हिस्सा कहेगा, 7 दिन में उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? क्या बाकी लोगों को भी ऐसा रिजल्ट मिला है? कहीं ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक तो नहीं? यही फर्क है सोचना और सोचने की कला में। इसीलिए क्रिटिकल थिंकर बनने का पहला कदम है सवाल पूछना। ब्लाइंड फेथ या इमोशनल रिएक्शन के बजाय क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म से चीजों को देखना। एल्बर्ट कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला एलिमेंट है क्लैरिटी, यानी कोई भी बात पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। कंफ्यूजन, वेग वर्ड्स या हाफ ट्रूथ से भरे हुए सेंटेंसेस को तुरंत पकड़ने की प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, तो आपको तुरंत पूछना चाहिए, इफेक्टिव किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस डेटा के बेसिस पर? क्लैरिटी सोच की फर्स्ट फिल्टर है और जब आपकी सोच क्लियर होती है तभी आप सच को ठीक से देख पाते हैं। तो अगली बार जब कोई बोल्ड क्लेम करे या आप खुद कोई ओपिनियन बनाएं, तो पहले पॉज करें और पूछें, क्या ये बात साफ है या मुझे और गहराई में जाना चाहिए? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। अब आगे पार्ट 2 में जानेंगे कि कैसे हमारी इमोशंस और बायस हमारी सोच को मैनिपुलेट करते हैं और उससे बचने का तरीका क्या है। पार्ट 2, जब सोच पर हावी हो जाते हैं हमारे बायस और इमोशंस। मान लीजिए आप किसी डिबेट में हैं और सामने वाला आपकी बातों से पूरी तरह डिसएग्री करता है। आपको कैसा लगेगा? ज्यादातर लोग गुस्से में आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। और यहीं से शुरू होता है सोचने की जगह सिर्फ सही साबित होने की लड़ाई। एल्बर्ट रदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है कॉग्निटिव बायस, यानी हमारे दिमाग की वो डिफॉल्ट सेटिंग जो चीजों को साफ साफ देखने नहीं देती, बल्कि हमारे इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के लेंस से दिखाती है। जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, इसका मतलब है हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करें। मान लीजिए आप मानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सबसे प्रोडक्टिव हैबिट है, तो आप सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो इसे साबित करते हैं और बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर कर देंगे। या फिर एंकरिंग बायस, जब कोई पहली इन्फॉर्मेशन ही हमारे दिमाग पर इतना असर डाल देती है कि हम बाकी सबको उसी के हिसाब से जज करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पहले 10,000 रुपए का बताया जाए और फिर कहा जाए कि आज सिर्फ 4,999 में मिल रहा है, तो आपको लगेगा वाह कितना सस्ता है, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए, क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू 4,999 भी है या नहीं?
इमोशंस और बायस इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसलिए एल्बर्ट कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का दूसरा एलिमेंट है अवेयरनेस ऑफ बायसेस। जब आप अपनी सोच की लिमिटेशंस को जानने लगते हैं, जब आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि शायद मैं अभी इमोशन में सोच रहा हूं, तभी आप एक मैच्योर, लॉजिकल और बैलेंस्ड सोच की ओर बढ़ते हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी। एक बार एक जर्नलिस्ट किसी क्राइम केस को कवर कर रहा था। पुलिस ने कहा, हमने सस्पेक्ट पकड़ लिया है। मीडिया में हल्ला मच गया। जर्नलिस्ट ने भी मान लिया कि हाँ, वही क्रिमिनल है। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने खुद क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस की थी। उसने खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन की, क्वेश्चंस पूछे कि क्या प्रूफ है, क्या उस सस्पेक्ट का मोटिव था, क्या कोई ऑल्टरनेट सस्पेक्ट हो सकता है। और धीरे धीरे सच सामने आया। वो आदमी बेगुनाह था, क्योंकि उस जर्नलिस्ट ने अपने बायस को रोका और सच्चाई के लिए सोचना नहीं छोड़ा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही यही है, फीलिंग और थिंकिंग के बीच एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना, ताकि हम सच्चाई को ज्यादा गहराई से देख पाएं। अब अगले पार्ट में बात करेंगे कि कैसे लॉजिकल फैलेसीज हमारी रीजनिंग को डैमेज करती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। पार्ट 3, लॉजिकल फैलेसीज, जब सोचने की प्रक्रिया में ही चूक हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई कहे मैंने एक बार केले खाया और मुझे पेट दर्द हो गया, इसका मतलब है कि केले सेहत के लिए खतरनाक है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? शायद नहीं, क्योंकि इसमें एक बड़ी गलती है, लॉजिकल फैलेसी। एल्बर्ट रदरफोर्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं यही लॉजिकल फैलेसीज, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो दिखते तो लॉजिकल हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। चलिए कुछ कॉमन लॉजिकल फैलेसीज को समझते हैं और उनके पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक जाल को पहचानते हैं। 1, एड होमिनेम फैलेसी, जब हम किसी के आर्ग्यूमेंट की बजाय उस व्यक्ति पर हमला करने लगते हैं। जैसे, तुम्हें क्या पता डिसिप्लिन के बारे में, तुम तो खुद लेट आते हो। यहां बात डिसिप्लिन की होनी चाहिए थी, लेकिन अटैक व्यक्ति पर हो गया। 2, स्ट्रॉमैन फैलेसी, जब कोई आपके आर्ग्यूमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि वो उसे आसानी से हरा सके। मान लीजिए आप कहते हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। सामने वाला बोले, तो तुम्हारा मतलब है कि टीचर्स कुछ सिखा ही नहीं रहे। ये गलत इंटरप्रिटेशन है और ये फैलेसी सोच को डीरेल कर देती है। 3, फॉल्स डायलेमा या ईदर और फैलेसी, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। ऐसी सोच न सिर्फ नैरो होती है बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस को रोक देती है। 4, स्लिपरी स्लोप फैलेसी, जब हम मान लेते हैं कि अगर ए हुआ तो उसके बाद बी, सी, डी होते होते सीधे जेड तक पहुंच जाएंगे बिना किसी सॉलिड रीजन के। जैसे, अगर बच्चों को मोबाइल दे दिया तो वो कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरूरी नहीं हर कदम अगले नतीजे की गारंटी हो। अब सवाल ये है, इन फैलेसीज से बचा कैसे जाए? एल्बर्ट कहते हैं, एक सिंपल रूल अपनाइए, सुनो, समझो, फिर सोचो, बिना इमोशन के, बिना जजमेंट के। अगर कोई बात बहुत एक्सट्रीम लग रही है या कोई आर्ग्यूमेंट दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या रीजनिंग में गैप्स लग रहे हैं, तो पॉज करिए और पूछिए, क्या ये लॉजिक साउंड है? एक छोटी सी हैबिट, हर बात को फेस वैल्यू पर लेने से पहले खुद से सवाल पूछना, आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर बना सकती है। और यही है क्रिटिकल थिंकिंग का तीसरा मूल स्तंभ, क्लियर रीजनिंग और फैलेसी से बचाव। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ आइडियाज को एनालाइज करने की स्किल नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। कैसे? जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 4, कॉन्फर्मेशन बायस, जब हम सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को भाए। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर 2 भेड़िए रहते हैं, एक गुस्से, घृणा और अहंकार से भरा हुआ, दूसरा शांति, करुणा और समझदारी से। पोते ने पूछा, दादाजी जीतता कौन है? बुजुर्ग बोले, जिसे हम ज्यादा खाना देते हैं।
ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी दो तरह की सोच चलती है, एक जो खुली है, नई चीजों को समझना चाहती है, और दूसरी जो बस अपने बिलीफ्स को ही सही साबित करना चाहती है। एल्बर्ट रदरफोर्ड इस जाल को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस वो मानसिक आदत है जिसमें हम उन तथ्यों को चुनते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं और बाकी को या तो अनदेखा कर देते हैं या झूठा मान लेते हैं। मान लीजिए आपने सोच लिया कि एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होता। अब आप ऐसे आर्टिकल्स ढूंढेंगे जो यही साबित करें, और जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज लाइफ चेंजिंग है, आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। हम वही इंफॉर्मेशन चुनते हैं जो हमें सही महसूस कराए, ना कि जो सच हो। एल्बर्ट कहते हैं इस बायस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सोचने की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। हम सोचते हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, पर असल में हम सिर्फ अपने बिलीफ्स की गूंज सुनते रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है। अब आप उसके हर अच्छे काम को हाईलाइट करेंगे और जो गलतियां हुई हैं उन्हें साजिश या गलत रिपोर्टिंग कहकर नजरअंदाज कर देंगे। आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस व्यक्ति को परफेक्ट बनाना चाहता है, पर इससे होता क्या है? पहला, लर्निंग रुक जाती है क्योंकि आप नई सोच को अपनाना नहीं चाहते। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स फालतू और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं क्योंकि कोई भी पक्ष दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता। तीसरा, पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एल्बर्ट एक पावरफुल तरीका बताते हैं इस बायस से बचने का, डिलिबरेट डाउट, यानी जानबूझकर खुद की सोच पर शक करना। जब भी आप किसी बात को स्ट्रांगली बिलीव करें तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर मैं गलत हूं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल ना सिर्फ आपके दिमाग को खुला रखता है बल्कि आपको एक ज्यादा मैच्योर, ज्यादा बैलेंस्ड इंसान भी बनाता है। थिंकर्स, लीडर्स, साइंटिस्ट्स, सबकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो अपनी सोच को एब्सोल्यूट नहीं मानते। वो जानबूझकर डिसेंट सुनते हैं, अलग राय मांगते हैं और अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने देते हैं, क्योंकि सच्ची समझ वहीं होती है जहां हम अपने विचारों की परीक्षा खुद लेते हैं। और यही है क्रिटिकल थिंकिंग का चौथा एसेंशियल एलिमेंट, अपने ही विचारों को क्रॉस चेक करने की ईमानदारी। अगले पार्ट में हम जानेंगे एक और मानसिक जाल के बारे में जो हमारे फैसलों को चुपचाप प्रभावित करता है और हमें लगता है मैं तो बस लॉजिकल सोच रहा हूं। पार्ट 5, एंकरिंग बायस, जब पहला इंप्रेशन बन जाता है आखिरी सच। एक बार एक दुकान में 2 घड़ियां रखी थी। पहली घड़ी की कीमत थी 15,000 रुपए। दूसरी घड़ी भी बिल्कुल वैसी ही थी, पर उसका प्राइस टैग था 4,500 रुपए। आप किसे लेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे भाई ऑब्वियस है दूसरी वाली। क्यों? क्योंकि पहली वाली देखकर दिमाग में एक एंकर बन गया कि घड़ी महंगी हो सकती है, और अब दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सस्ती लग रही है। इसी को कहा जाता है एंकरिंग बायस। एल्बर्ट रदरफोर्ड बताते हैं कि हमारे डिसीजंस और जजमेंट्स पर सबसे पहला देखा गया, सुना गया या महसूस किया गया आंकड़ा हमारे सोचने की दिशा को बांध देता है। वो पहला एंकर हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि हम उसके आसपास ही सोचते रहते हैं। इमेजिन कीजिए आपको किसी जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कहता है आपको इस रोल में 40,000 मिलेंगे। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इसी फिगर को बेसिस मान लेगा। अगर आप निगोशिएट करना चाहेंगे तो 50,000 या 55,000 की तरफ ही सोचेंगे, जबकि शायद मार्केट वैल्यू 70,000 हो सकती थी। एंकरिंग बायस यही करता है, वो हमारे सोचने की सीमा तय कर देता है। और ये सिर्फ नंबर्स में नहीं होता। अगर आपने किसी इंसान को पहली बार गुस्से में देखा तो अगली बार भी आप उसी नजर से देखेंगे, भले ही वो तब शांत और मददगार हो। अगर कोई टीचर पहले दिन बहुत स्ट्रिक्ट लगा तो बाकी सेमेस्टर आप उसे अप्रोचेबल मान ही नहीं पाएंगे, चाहे वो हेल्पफुल क्यों ना हो। एल्बर्ट इस बायस से निकलने के 2 तरीके बताते हैं। पहला है पॉज एंड री एंकर। जब भी कोई पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कहिए शायद ये सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर नहीं। जैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत देखकर तुरंत कंपैरिजन मत कीजिए, पहले उसके फीचर्स, क्वालिटी और ऑल्टरनेटिव्स को देखिए। दूसरा है मल्टीपल एंकर्स चूज कीजिए। एक ही सोर्स पर डिपेंड मत होइए, चाहे वो ओपिनियन हो, प्राइस हो या व्यक्ति का बिहेवियर। एक से ज्यादा नजरिए से सोचिए। जैसे किसी बुक की रिव्यू पढ़नी हो
तो सिर्फ एक रिव्यू मत देखिए, 4-5 पढ़िए। जॉब सैलरी रिसर्च करनी हो तो कई सोर्सेस से डेटा लीजिए। एंकरिंग बायस की सबसे सटल बात यह है कि इसका एहसास तब नहीं होता जब हम इसके शिकार बनते हैं। हमें लगता है मैं तो बैलेंस्ड सोच रहा हूं, पर असल में हम एक इनविजिबल एंकर से बंधे होते हैं। एल्बर्ट कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का आर्ट यहीं शुरू होता है, जब आप हर पहली इंप्रेशन को टेम्परेरी मानना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उस सोच के बारे में जो अक्सर हमें किसी और का फॉल्ट दिखाती है, पर हमें खुद की गलती दिखती नहीं। पार्ट 6, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब हम दूसरों की गलतियों को उनके कैरेक्टर से जोड़ते हैं और अपनी गलतियों को हालात से। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और अचानक एक आदमी आपकी बाइक से टकरा जाता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कितना बेवकूफ है, देख के नहीं चल सकता क्या? लापरवाह है। अब जरा सोचिए, अगर रोल्स उलट जाते और आप गलती से किसी से टकरा जाते तो आप क्या कहते? वो सॉरी यार, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, दरअसल मोबाइल पे कॉल आ गया था, मैंने कोशिश की थी बचने की लेकिन वो अचानक आ गया। यानी दूसरे की गलती है क्योंकि वो ऐसा इंसान है, पर मेरी गलती है क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे। यही है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एल्बर्ट रूदरफोर्ड बताते हैं कि ये एक बहुत गहरा सोचने का फर्क होता है जो हमारी रिलेशनशिप्स, जजमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हम दूसरों को उनके परमानेंट कैरेक्टर ट्रेट से जज करते हैं। वो आलसी है, वो घमंडी है, वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम हर चीज का ब्लेम सिचुएशन पर डालते हैं। आज थक गया था, कंफ्यूज था, ट्रैफिक बहुत था। क्रिटिकल थिंकिंग यही हमें सजग बनाती है। एल्बर्ट कहते हैं कि अगर हम सच में बुद्धिमानी से सोचना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हर बिहेवियर का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जिस आदमी को आप लापरवाह कह रहे हैं, हो सकता है उसकी बीमार मां अस्पताल में हो और वो जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। जिस कोलीग को आप लेजी मानते हैं, शायद वो अंदर से एंग्जाइटी से जूझ रहा हो। और शायद जिस दोस्त ने आपको कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, वो किसी मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा हो। एल्बर्ट 2 सिंपल रूल्स देते हैं इस बायस को तोड़ने के लिए। 1. इंटेंट वर्सेस सर्कमस्टेंस अलग अलग देखिए। हर बार खुद से पूछिए कि क्या ये इंसान जानबूझ के ऐसा कर रहा है या क्या इसके पीछे कोई परिस्थिति हो सकती है। 2. खुद पर भी वही लेंस लगाइए जो दूसरों पर लगाते हैं। जैसे आप अपने लिए एक्सक्यूजेस निकालते हैं, वैसी ही इंसानियत दूसरों को भी दीजिए। शायद तब मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह एम्पैथी आए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ तर्क करना नहीं, बल्कि दूसरों के नजरिए को टेम्पररी अजम्पशंस के बजाय कंपैशन से देखना भी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चुपचाप काम करने वाली पर सबसे खतरनाक गलती की जो हमारी जिंदगी की हजारों चॉइसेस को साइलेंटली बर्बाद कर देती है। पार्ट 7, कॉन्फर्मेशन बायस। जब हम वही सच देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको किसी इंसान पर शक है कि वो आपको पसंद नहीं करता। अब जब वो आपसे बात कम करता है, आप कहते हो देखा, इग्नोर कर रहा है। अगर वो मुस्कुराकर बात करता है तो आप कहते हो बनावटी हंसी है, सच्ची नहीं। यानी आप हर चीज को अपने शक को साबित करने के लिए ट्विस्ट कर लेते हो। यही होता है कॉन्फर्मेशन बायस। एल्बर्ट रदरफोर्ड इसे एक ऐसी मेंटल डिजीज कहते हैं जो इंसान को सच से नहीं, अपनी मान्यताओं के जाल से जोड़ देती है। हम किसी धारणा को सच मान लेते हैं और फिर उसी को साबित करने वाले सबूत ढूंढते रहते हैं, चाहे वो राजनीति हो, रिलेशनशिप हो, धर्म हो या किसी इंसान की पर्सनैलिटी। मान लीजिए आपने मान लिया कि किसी खास डाइट से वेट लॉस होता है, तो आप गूगल पर वही सर्च करेंगे, हाउ कीटो डाइट हेल्प्स वेट लॉस, ना कि डज कीटो डाइट हैव साइड इफेक्ट्स या इज कीटो डाइट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म। एल्बर्ट कहते हैं जब हम सिर्फ एक तरह की जानकारी को मानने लगते हैं और बाकी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, तब सोचने की क्षमता मरने लगती है। क्रिटिकल थिंकिंग कहती है खुद को गलत साबित करने की हिम्मत रखो। हर बार किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मेरे पास इस विचार का विरोध करने वाले प्रमाण भी हैं? अगर नहीं, तो क्या मैं उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं कोई ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन कंसिडर कर रहा हूँ? हर बात का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। क्या मैं सभी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ? और तीसरा, क्या मैं इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ इस बिलीफ में?
क्योंकि अगर कोई बात हमारी ईगो या आइडेंटिटी से जुड़ी हो तो हम तर्क नहीं बचाव करने लगते हैं। एल्बर्ट एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अब उसके नेगेटिव रिव्यूज आने लगे हैं। आपका दिमाग कहता है ये फेक होंगे, लोगों को समझ नहीं है, मेरा डिसीजन सही था। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कहती है भावनाओं को साइड में रखो, डेटा देखो, मान्यताओं से ऊपर उठो, सत्य की तलाश करो। कॉन्फर्मेशन बायस हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें परमानेंट क्लैरिटी देती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस साइलेंट थीफ की जो हमारे डिसीजंस को चुपचाप मैनिपुलेट करता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। पार्ट 8 एंकरिंग बायस। जब पहला आंकड़ा बन जाता है पूरा सच। कल्पना कीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, एक घड़ी दिखती है 5,000 रुपए की। आपको लगता है महंगी है, फिर दुकानदार कहता है ये तो 10,000 की थी, अभी ऑफर में आधी कीमत में दे रहा हूँ। अब आप सोचते हैं अरे वाह 50% डिस्काउंट, और आप उसे खरीद लेते हैं। सच बताऊं, आपने घड़ी नहीं खरीदी, आपने सिर्फ एक एंकर पर भरोसा किया। एल्बर्ट रदरफोर्ड इसको कहते हैं एंकरिंग बायस, यानी जब कोई शुरुआती जानकारी यानी एंकर हमारी आगे की पूरी सोच को कंट्रोल करने लगती है। ये बायस इतना ताकतवर है कि जज तक इसके शिकार हो जाते हैं। एक रिसर्च में देखा गया, जब जजों को किसी अपराधी की सजा तय करनी थी और उन्हें पहले एक रैंडम डाइस रोल करके 3 या 9 नंबर दिखाया गया, तो जिन्होंने 9 देखा उन्होंने ज्यादा सजा दी। क्यों? क्योंकि वो 9 एक अनकॉन्शियस एंकर बन गया था। सोचिए, अगर जज तक इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं तो आम इंसान का क्या होगा? ये बायस सिर्फ पैसे या सजा में नहीं, हमारे रोजमर्रा के डिसीजंस में भी छुपा होता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त से सुना कि अमुक इंसान बहुत घमंडी है। अब जब आप उस इंसान से मिलते हैं, आप हर छोटी बात में घमंड ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आपने पहले ही एक एंकर सेट कर लिया है। एल्बर्ट कहते हैं सच को जानने के लिए पहले पुराने एंकर्स को हटाना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग में एक बहुत जरूरी अभ्यास है। जब भी कोई आपको एक बड़ा नंबर, फैक्ट या ओपिनियन दे, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे न्यूट्रल नजरिए से देख पा रहा हूँ? क्या इस शुरुआती जानकारी ने मेरी सोच पर असर डाला है? एंकरिंग बायस से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले खुद से ही अनुमान लगाओ, फिर दूसरों की राय सुनो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चीज की कीमत जानना चाहते हैं तो पहले खुद गैस कीजिए, ताकि जब असली कीमत सामने आए तो वो आपकी सोच को मैनिपुलेट ना कर सके। एल्बर्ट बताते हैं क्रिटिकल थिंकर्स अपने विचारों को बाहर से आने वाली पहली सूचना पर नहीं टिकाते, बल्कि वे हर जानकारी को जांचते हैं, परखते हैं और तब जाकर कोई निर्णय लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कहे ये चीज पहले इतनी महंगी थी, तो मुस्कुराइए और सोचिए, क्या मैं सच में वैल्यू देख रहा हूँ या सिर्फ एक एंकर के जाल में फंसा हूँ? अगले भाग में जानेंगे उस सटल मेंटल ट्रैप के बारे में जो हमें अपने डिसीजंस के लिए गलत कारण घड़ने पर मजबूर करता है। पार्ट 9 कन्फर्मेशन बायस, जब हम सच नहीं बस सहमति ढूंढते हैं। क्या आपने कभी किसी विषय पर गूगल किया और जो पहला लिंक मिला वो आपकी सोच से मेल खा गया, तो आपने तुरंत मान लिया, देखा मैं सही था। लेकिन क्या आपने कभी उसके उलट विचारों को भी खोजा? नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और यही है कन्फर्मेशन बायस। एल्बर्ट रदरफोर्ड इसे समझाते हैं, हम इंसानों की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि हम उन तथ्यों, खबरों और लोगों को ही तवज्जो देते हैं जो हमारी सोच को कन्फर्म करें। जो असहमति दिखाएं उसे हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए कोई मानता है कि सोशल मीडिया समय की बर्बादी है। अब वो YouTube पर टाइप करता है वाई सोशल मीडिया टॉक्सिक, और जो भी वीडियो उसके विश्वास को सपोर्ट करे वो उन्हें देखकर और पुख्ता हो जाता है। लेकिन क्या उसने ये भी खोजा कि सोशल मीडिया से कुछ लोग पैसे भी कमा रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं? शायद नहीं। कन्फर्मेशन बायस हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर देता है और हमें एको चेम्बर्स में ढकेल देता है, जहां हर आवाज हमारी ही सोच को दोहराती है। एल्बर्ट कहते हैं, अगर आप सच में सोचने की कला सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ वही चीजें देख रहा हूँ जो मेरी सोच को सपोर्ट करे? क्या मैं अनकंफर्टेबल आइडियाज से बच रहा हूँ? एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर की पहचान है, वो डिसएग्रीमेंट से नहीं डरता, वो एक्टिवली ढूंढता है कि उसकी सोच में कमी कहाँ हो सकती है। जैसे एक वैज्ञानिक जो अपनी थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सच की तलाश है, ना कि ईगो की जीत।
एल्बर्ट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखें, उसके उल्टे कम से कम 3 तर्क ढूंढिए। हो सकता है उनमें से कोई तर्क आपको रीथिंक करने पर मजबूर कर दे। और याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप विरोधी विचारों को भी सुनकर फिर सोचकर अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। कन्फर्मेशन बायस से मुक्त होना क्रिटिकल थिंकिंग की असली शुरुआत है, क्योंकि वहां से हमारी सोच संकरी नहीं गहरी होने लगती है। अब अगले भाग में जानेंगे उस अदृश्य इल्यूजन के बारे में जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। पार्ट 10, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। जब हमें लगता है कि हम जानते हैं पर असल में हम नहीं जानते। एल्बर्ट रदरफोर्ड एक बेहद गहरी बात कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता, बल्कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हमने किसी टॉपिक पर एक YouTube वीडियो देख लिया या कोई आर्टिकल पढ़ लिया और हमें लगने लगता है कि हम उस विषय के एक्सपर्ट हैं। हम डिबेट करने लगते हैं, राय देने लगते हैं, लेकिन जब कोई हमसे गहराई से सवाल पूछता है तो हमारा ज्ञान वहीं दम तोड़ देता है। एक बार एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में पूछा कि तुम सब मानते हो कि तुम फ्लश टॉयलेट का काम समझते हो? सभी ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि तो जरा डिटेल में समझाओ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ से पानी आता है, कैसे फ्लश होता है, कहाँ जाता है। और तब सब चुप हो गए। यही है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हम सतह पर तैरते हैं और गहराई का भ्रम पाल लेते हैं। एल्बर्ट हमें आगाह करते हैं कि नॉलेज एक आइसबर्ग की तरह होता है। जो ऊपर दिखता है वो सिर्फ 10% होता है, असली सब्सटेंस तो नीचे छुपा होता है। और इस भ्रम से बाहर आने का पहला तरीका है मैं जानता हूँ की बजाय क्या मैं सच में जानता हूँ पूछना शुरू कर दो। हर बार जब आप कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे डेप्थ में समझता हूँ? क्या मैं इसे किसी और को सिखा सकता हूँ? क्या मैं इस पर फॉलो अप सवालों का जवाब दे सकता हूँ? एल्बर्ट एक पावरफुल टूल बताते हैं, फाइनमैन टेक्निक, जो कहती है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे में समझते हो तो आप उसे किसी बच्चे को भी सिखा सकते हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे सब पता है, तो एक पॉज ले और उस ज्ञान को कागज पर उतारें। अगर आप साफ, सिंपल और लॉजिकल रूप से उसे समझा नहीं सकते, तो शायद वो समझ बस एक भ्रम है। इस पार्ट की सबसे बड़ी सीख है, बुद्धिमान वही नहीं जो बहुत जानता है, बल्कि वो है जो जानता है कि वो क्या नहीं जानता। इस इल्यूजन से बाहर निकलकर ही हम सच्चे सीखने की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारा ईगो नहीं, हमारी क्यूरियोसिटी आगे बढ़ती है। अब अगले भाग में जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के एक ऐसे हथियार के बारे में जो आपको रोजमर्रा की लाइफ में शार्पर, स्मार्टर और मोर अवेयर बना सकता है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। पार्ट 11, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। हर जवाब से पहले सवाल पूछना सीखो। सोक्रेटिस एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का सबसे बड़ा थिंकर कहा जाता है, लेकिन उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उनके पास सारे जवाब थे, बल्कि इस बात में थी कि वो सवाल पूछना जानते थे। गहरे, तार्किक, चुभते हुए सवाल। एल्बर्ट रदरफोर्ड इस एंशिएंट फिलॉसफी को आज की क्रिटिकल थिंकिंग का एक बेहद शार्प टूल मानते हैं और इसे कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिस का मानना था कि सच तक पहुंचने का सबसे असरदार तरीका है हर बात पर सवाल करना। ब्लाइंड बिलीफ नहीं, बल्कि थॉटफुल इन्वेस्टिगेशन। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई कहता है सोशल मीडिया आज की दुनिया को खराब कर रहा है। अब इस पर सोक्रेटिक स्टाइल में सवाल पूछिए, आप ऐसा क्यों मानते हैं? इसका क्या सबूत है? क्या ये हर किसी के लिए सही है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? अगर सोशल मीडिया ना हो तो उसका क्या असर होगा? देखा आपने, एक ही राय पर जब आप सवालों की रोशनी डालते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं या पूरी तरह बदल जाती हैं। एल्बर्ट कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग आपको अपने ही बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना सिखाता है, और यही है क्रिटिकल थिंकर की सबसे बड़ी पहचान। एक आम इंसान सोचता है मुझे जवाब चाहिए, पर एक क्रिटिकल थिंकर सोचता है मुझे सवाल चाहिए। जब आप किसी डिस्कशन में होते हैं और आप कामली, रिस्पेक्टफुली सवाल पूछते हैं, तो आप ना सिर्फ सामने वाले की सोच को चैलेंज करते हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी गहराई में रीजनिंग करने के लिए मजबूर करते हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के 6 जरूरी टाइप्स हैं। क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस, आपका मतलब क्या है? अजम्पशन क्वेश्चंस, आप किन मान्यताओं पर भरोसा कर रहे हैं? एविडेंस क्वेश्चंस, इसके क्या प्रूफ है? पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस,
क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, अगर ये सच है तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये टेक्निक सिर्फ डिबेट के लिए नहीं है, बल्कि अपने डिसीजंस, इमोशंस और बिलीव्स को भी जांचने का जरिया है। मान लीजिए आप सोचते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अब सोक्रेटिक तरीके से खुद से सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्या मेरे पास ठोस कारण है? क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना कर रहा हूँ? क्या ये विचार पूरी तरह से सच है? इन सवालों से धीरे धीरे आप अपने थॉट पैटर्न्स को समझने लगते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स टूटने लगते हैं और रीजनिंग का बीज भीतर गहराई से जमने लगता है। एल्बर्ट का संदेश साफ है, जवाब पाना आसान है, लेकिन सवाल पूछना एक कला है, और जो इस कला को सीख ले वो कंफ्यूजन के अंधेरे में भी क्लैरिटी ढूंढ सकता है। और यही क्रिटिकल थिंकर की पहचान है। वो तुरंत जजमेंट नहीं करता, वो पेशेंटली, लॉजिकली, रिस्पेक्टफुली सवाल करता है, खुद से भी और दुनिया से भी। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी किताब की कोर विजडम को एक सोलफुल कंक्लूजन के रूप में समेटेंगे, ताकि इस जर्नी से आप सिर्फ इंस्पायर्ड ना हो, बल्कि ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड भी महसूस करें। पार्ट 12, कंक्लूजन। सोच की शक्ति से जीवन बदलता है। कल्पना कीजिए एक इंसान जो हर दिन की खबरों से डर जाता है, हर राय को सच मान लेता है और हर बहस में बिना सोचे समझे पक्ष ले लेता है। अब एक दूसरा इंसान सोचिए जो हर सूचना को ठंडे दिमाग से परखता है, हर विचार को जांचता है और भावनाओं के तूफान में भी खुद को स्थिर रखता है। यही फर्क होता है एक आम सोच और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच। एल्बर्ट रदरफोर्ड की दी एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक ऐसा मानसिक टूल बॉक्स देती है जिससे हम सिर्फ बेहतर निर्णय नहीं लेते, हम बेहतर इंसान बनते हैं। क्योंकि जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर इन्फॉर्मेशन को सच मानना नहीं है, उसे जांचना जरूरी है। बायसेस हमारे डिसीजंस को चुपचाप प्रभावित करते हैं, हमें उन्हें पहचानना और चुनौती देना आना चाहिए। फैलेसीज यानी लॉजिकल ट्रैप्स हमारे आर्ग्यूमेंट्स को खोखला बना देते हैं और अवेयरनेस ही पहला कदम है उन्हें तोड़ने का। इमोशंस को नकारना नहीं, बल्कि समझदारी से मैनेज करना एक क्रिटिकल थिंकर की पहचान है। और सबसे जरूरी, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग यानी हर बात पर सही सवाल पूछना हमें ट्रूथ के करीब लाता है। ये किताब केवल रीजनिंग के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। जब आप क्रिटिकल थिंकर बनते हैं तो ना सिर्फ सही निर्णय लेते हैं, बल्कि एक बेहतर पेरेंट, बेहतर फ्रेंड और बेहतर सिटीजन बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया को और भी ज्यादा लाउड ओपिनियंस की नहीं, बल्कि गहरी सोच, शांत दिमाग और जिम्मेदार फैसलों की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई आपको कोई स्ट्रॉन्ग राय दे, कोई शॉकिंग खबर दिखाए या कोई इमोशन उबाल दे, तो रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं सोच रहा हूँ या सिर्फ रिएक्शन दे रहा हूँ? क्योंकि सोच ही वो असली ताकत है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। स्टोरी मैग्नीफाइड पर आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपके भीतर अब एक सोचने वाला दिमाग जाग चुका है जो अब बिना जांचे किसी बात पर यकीन नहीं करेगा और जो अब अपने विचारों को शार्पन करता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप थिंकिंग डीपली एंड कीप लिविंग वाइजली।